हेलो डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए यूपी एपीओ की वैकेंसी आ गई है और झारखंड एपीओ का वैकेंसी का आप लोग का एग्जामिनेशन की डेट भी आ चुकी है। हरियाणा एपीओ का भी आप लोग के लिए एडवर्टीजमेंट आ चुका है और आगे के और भी स्टेट है वहाँ का भी एपीओ का एडवर्टीजमेंट आने वाला है। डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए एक सीरीज स्टार्ट की गई कि एपीओ के एग्जामिनेशंस में जो केस लॉज है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो केस लॉज पर आप लोग को बताया जा रहा है कि आपको एपीओ के एग्जामिनेशन में कौन कौन से केसेस को आपको तैयार करना है। जैसा आप लोग को मालूम है कि एपीओ के एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में जो हम लोग का नया क्रिमिनल लॉ आया है, पहला आया है भारतीय न्याय संहिता BNS, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और तीसरा आप लोग के लिए है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023-3। इसको लेकर आप लोग के लिए केस लॉज बताए जा रहे हैं। पहला वीडियो आ चुका है जिसमें आप लोगों को BNS के 8 इंपॉर्टेंट केसेस को बताया गया था कि आप BNS की जो 8 इंपॉर्टेंट केसेस है उसको आपको कैसे तैयार करना है। आज का जो वीडियो आप लोग के लिए दिया जा रहा है वो पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 में आपको जो दिया जा रहा है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मतलब BSA से रिलेटेड आप लोग को जो वीडियो आज के वीडियो में दिया जा रहा है। देखिए जो केसेस होते हैं इसका बहुत बड़ा रोल होता है आप लोग के सिलेक्शंस में। अगर आप केसेस पे पकड़ बना लेते हैं तो आपको सिलेक्शन में बहुत मदद मिलती है। केसेस को कैसे तैयार करना है, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, ये सब आप लोग को वीडियो में एक एक करके हमारे द्वारा आज बताया जाएगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते जाइएगा। तो इससे ये होगा कि जो भी आप लोग की क्वेरीज होगी वो आपको पूरा कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर का कौन सा वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। चलिए डियर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। ये जो चैनल है ये फुली लॉ के स्टूडेंट्स के लिए डिवोटेड है। इसमें आप लोग को लॉ से रिलेटेड सभी चीज़ें बताई जाती है, चाहे कोई वैकेंसी हो, चाहे एग्जामिनेशंस की डेट हो, कोई पेपर का एनालिसिस हो, सब चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ढेर सारी सुविधाएँ आपको इस चैनल के द्वारा मिलती रहती हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है इंपॉर्टेंट केसेस फॉर एपीओ एग्जामिनेशंस द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 दैट इज BSA। देखिए जो BSA है वो केस लॉ पर बहुत बेस करता है। इसमें आप लोग को क्या करना है कि जो केसेस हैं उसके पूरे नाम को आप पढ़ेंगे, किस ईयर का केस है, किस कोर्ट का केस है, किस जज ने उस पर निर्णय दिया और साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो केसेस है उस पर क्या फाइंडिंग दी गई है। ये सारी चीज़ों को एक एक करके आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है। एग्जामिनेशन में बस यही चीज़ें आती हैं और अगर आप इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है आप ज़रूर क्वालिफाई कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज का केस नंबर फर्स्ट है रटन वर्सेस क्वीन। रटन वर्सेस क्वीन, जो रटन वर्सेस क्वीन का केस है ये ध्यान रखिएगा कि ये पहला केस है रटन वर्सेस क्वीन का। ये 1971 का है, PC का केस है, प्रिवी काउंसिल का। ये जो केस है ये रेस जस्टी प्रेजेंट टाइम में जो BSA है उसके सेक्शन नंबर 4 से जुड़ा हुआ है। तो जो सेक्शन नंबर 4 से जुड़ा हुआ रटन वर्सेस क्वीन, इसमें पहली बार ये बताया गया है कि एक ही समव्यवहार वाले जो तथ्य होते हैं वो सुसंगत होते हैं। ये बताया गया है कि एक ही समव्यवहार वाले जो तथ्य होते हैं वो रिलेवेंट होते हैं और इसको इसी के द्वारा सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य उसकी उत्पत्ति हुई है। तो रटन वर्सेस क्वीन का केस आपको याद रखना 1971 का है, प्रिवी काउंसिल का है, रेस जस्टी से जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट टाइम में ये BSA के सेक्शन नंबर 4 से जुड़ा हुआ है और इसमें जो फाइंडिंग दी गई एक ही समव्यवहार वाले तथ्य के बारे में फाइंडिंग दी गई। डियर स्टूडेंट आप लोग को केस कैसा लगा? अब हम लोग अगले केस पर आते हैं। दूसरा केस है रामनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। रामनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये 1978 का केस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है और ये BSA की सेक्शन नंबर 7 से जुड़ा हुआ है। BSA की जो धारा 7 है उससे जुड़ा हुआ है आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसको हम कहते हैं पहचान कार्रवाई, शिनाख्त कार्रवाई, उससे ये जुड़ा हुआ है।
इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कभी किसी एक्यूज पर्सन की पहचान करानी हो, किससे, विक्टिम से, पीड़ित व्यक्ति से, तो जो अभियुक्त व्यक्ति की पहचान करानी हो उसी से मिलते जुलते कम से कम 5 या अधिक से अधिक 10 लोगों का जो उसका हमशक्ल हो, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, लंबा हो, पतला हो, जिस तरह का अभियुक्त हो उसी से मिलता जुलता व्यक्ति को इकट्ठा किया जाए और इसका आदेश देगा मजिस्ट्रेट। और इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पीड़ित व्यक्ति को लाया जाए और उससे कहा जाए कि आपके साथ किसने अपराध किया ये पहचानिए। अगर पीड़ित व्यक्ति सही अभियुक्त को पहचान लेता है तो यह सुसंगत हो जाएगा कि अभियुक्त जो बनाया गया वो सही बनाया गया। अगर गलत पहचाना जाता है, नहीं पहचान पाता, तो इसका मतलब कि वो अभियुक्त को पहचानता नहीं और उसने गलत रूप में आरोप लगा दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आइडेंटिफिकेशन परेड पर रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तीसरा केस दिया स्टूडेंट, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1953 का केस है, 1953 का केस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। और ये जो केस जुड़ा हुआ है संस्कृति से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कन्फेशन। पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संस्कृति, कन्फेशन को डिफाइन किया पलविंदर कौर के केस में। ये डिफाइन किया कि जो संस्कृति होती है वो अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा की जाती है और इसमें अभियुक्त व्यक्ति अपने ऊपर लगे आरोप को स्वीकार करता है कि मैंने ही अपराध किया है, मैंने ही अपराध किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है कन्फेशन, ये संस्कृति। तीसरा केस आप लोग, चौथा केस डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए है, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर, ये जो केस है 1939 का है। देखिए हम आप लोग को ईयर बताते जा रहे हैं, कोर्ट का नाम बताते जा रहे हैं, किस सेक्शन से जुड़ा हुआ केस है ये बताते जा रहे हैं और इसमें क्या कहा गया ये बताते जा रहे हैं। यही आपको जानना, यही आपको सीखना, यही आपको समझना है, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में कोई दिक्कत नहीं होनी पाएगी। तो देखिए ये केस 1939 का है, प्रिवी काउंसिल का है और ये बीएसए की जो सेक्शन है वो 26A पर आधारित है। इसका जो सब्जेक्ट है डाइन डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन, मृत्युकालिक कथन। देखिए इस केस में ऑनरेबल जो प्रिवी काउंसिल है उसने ये कहा कि जो मृत्युकालिक कथन होता है वो पीड़ित व्यक्ति के द्वारा घायल अवस्था में दिया जाता है और जो दिया जाता है उस बयान को दर्ज कराने के बाद जब उसका उपचार चल रहा है उसी के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसने प्रीवियस स्टेटमेंट, पूर्ववर्ती कथन लिखबद्ध कराया है उसको हम लोग मान लेंगे मृत्युकालिक कथन। और इसी मृत्युकालिक कथन के आधार पर क्या करेंगे, जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको दंडित किया जाएगा, लेकिन शर्त यह कि मृत्युकालिक कथन मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट केस। एक और केस आप लोग को 5वां नंबर पर बताया जा रहा है, डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1977 का केस है, 1977 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, उच्चतम न्यायालय का। और ये बीएसए के जो सेक्शन है 138 138 और दूसरा धारा 119 का इलस्ट्रेशन भी, 119 का इलस्ट्रेशन भी, दो धाराओं से जुड़ा हुआ है। एक तो ये जुड़ा हुआ है 138 से और दूसरा जुड़ा हुआ है 119 के इलस्ट्रेशन बी से। सब्जेक्ट क्या है, एकम्प्लिस। ये सब्जेक्ट क्या है, सह अपराधी। इसमें यह कहा गया है कि जो सह अपराधी होते हैं वो अगर अपने अपराध को जो स्वीकार कर लेते हैं और साथ साथ ये बताते हैं कि उनके साथ इस अपराध को किन किन लोगों ने किया, तो क्या सह अपराधी के बयान के आधार पर अन्य साक्षियों को दंडित किया जाए या न दंडित किया जाए। यानी अगर सह अपराधी कोई बयान देता है कि मैंने और अमुक व्यक्ति ने मिलकर यह अपराध किया है, तो क्या सह अपराधी के बयान के आधार पर अन्य व्यक्तियों को दंडित किया जाए कि न किया जाए। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब महाराष्ट्र के केस में कि देखिए सह अपराधी विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि बेसिकली वह भी अपराधी है। इसलिए पहले सह अपराधी के जो स्टेटमेंट है, बयान है, उसका कोरोबरेशन करा लीजिए, मिलान करा लीजिए, ये पता लगा लीजिए वो कितना सही है, कितना सत्य बोल रहा है। तब इसके बाद उसके बयान का क्या करिए, अन्य साक्ष्यों के ऊपर उसका क्या नाम है, एविडेंशियल वैल्यू तय करिए। पहले ये तय कर लीजिए कि
कि सह अपराधी जो है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तब उसके अन्य बयान को अन्य साक्ष्यों के ऊपर आप ले आइए। तो अब यह सिद्धांत बन गया कि मात्र सह अपराधी के बयान के आधार पर अन्य अभियुक्तों को दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि सह अपराधी के बयान की संपुष्टि न कर ली जाए। देखिए, ऐसे आप लोग को बीएसए से रिलेटेड केसेस को पढ़ना है। ये सारे केसेस आप लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। इसको हमने केवल बीएसए के सेक्शन के अकॉर्डिंग को रिलेट कर दिया है और इसी तरह आप लोग को पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस 34 ईयर से रन कर रहा है। 6 साल हो गया। ये ऑनलाइन मोड पे चल रहा है, इसके पहले ऑफलाइन मोड पे चल रहा था। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से बहुत ही स्टूडेंटों ने हायर जुडिशियल एग्जामिनेशन को क्रैक किया, जुडिशरी के एग्जामिनेशन को क्रैक किया, एपीओस के एग्जामिनेशन को क्रैक किया और कहीं न कहीं वो जिला न्यायाधीश, सीजीएम, एसीजीएम, अभियोजन अधिकारी, क्या नाम है, संयुक्त निदेशक के पद पर ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। आप लोग के लिए ये जो क्या नाम है ऑनलाइन बैचेस हैं, इसका एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। जो बैच है वो हायर जुडिशियल के लिए है, जुडिशरी एग्जामिनेशंस के लिए, एपीओस के लिए है। इसके डेट याद रखिएगा 10 नवंबर 2025। 10 नवंबर 2025 से ये आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है बैच। मंडे का दिन रहेगा। इसमें आप लोग को लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा क्लास खत्म होने के 1 घंटे के बाद, स्टडी मटेरियल मिलेगा जो जो इंस्टीट्यूट से पब्लिश होता जाएगा, और जो फीस आपकी रहेगी उसको आप इंस्टॉलमेंट पे मंथली भी दे सकते हैं। ये सारी सुविधाओं के साथ आप लोग के लिए बैच स्टार्ट किया जा रहा है। कैसे लेंगे एडमिशन अभी आगे आपको बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के ढेर सारे पब्लिकेशन है, उसके मैटर निकलते हैं। न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर है, सीपीसी पर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जूरिस्प्रूडेंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरनेशनल लॉ, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंपनी लॉ, लिमिटेशन एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एसआरए, बिहार का एपीओ का मेंस, यूपी का कंबाइंड माइनर एक्ट, ये सारे यूपी का पुलिस रेगुलेशन, एआईबी का पूरा स्टडी मटेरियल, जनरल स्टडी, ये सब पब्लिश किया गया है। डियर स्टूडेंट, आप लोग को मालूम है यूपी के एपीओ की वैकेंसी आ चुकी हुई है, फॉर्म की लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। यूपी के एपीओ के कैंडिडेट के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर रेडी किया गया जिसमें 5 टेस्ट सीरीज दी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मॉडल फर्स्ट, मॉडल सेकंड, मॉडल थर्ड, मॉडल फोर्थ, मॉडल 5। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको यूपी के जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा बहुत मदद आपको मिलेगी। पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, ये यूपी के एपीओ में इससे 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल और प्लस एमसीक्यू की नोट्स रेडी है, आप मंगा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें पहली बार यूपी के एपीओ में 10 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आप लोग को स्टडी मटेरियल प्लस एमसीक्यू दोनों दिया गया है। डियर स्टूडेंट, 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ के अगर आप एमसीक्यू चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो ये आप लोग के लिए अवेलेबल है। जो 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, इसके प्रीलिम्स के अगर आप अलग अलग नोट्स चाहते हैं जिसमें आप लोग को सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज, केस लॉज, धारा के आवश्यक तत्व सब दिए गए हैं, ये आप लोग अलग अलग मंगा सकते हैं। जनरल स्टडीज, देखिए जनरल स्टडीज 6 वॉल्यूम में रेडी है, हिंदी वालों के लिए, 6 वॉल्यूम में इंग्लिश वालों के। जो कैंडिडेट के हिंदी मीडियम है वो 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज मंगा सकते हैं। जिनका इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज रेडी है। डियर स्टूडेंट, झारखंड एपीओ का जो आप लोग का एग्जाम था जो पोस्टपोन्ड हो गया है, उसकी डेट आ गई है। 20 दिसंबर को आप लोग का इसका एग्जाम है। इसके लिए आप लोग के लिए मॉडल टेस्ट पेपर तैयार कर दिया गया है। 10 मॉडल टेस्ट पेपर है, 5 जनरल स्टडीज का है और 5 जो है लॉ के पेपर के। इसको सॉल्व करने के बाद आपको झारखंड के एपीओ को क्रैक करने में बहुत आसानी मिलेगी। एआईबी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, देखिए एआईबी 20 का एडवर्टीजमेंट भी आ चुका है और 30 नवंबर को आप लोग का इसका एग्जाम भी है। इसके लिए आप लोग के लिए गाइड रेडी कर दी गई है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, डिग्लॉट एडिशन में है। मॉडल टेस्ट पेपर रेडी कर दिया गया जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तीसरा बेयर एक्ट है जो आप एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं, ये इंग्लिश में है। ये तीनों मैटर आपको जो मिलेंगे 1597 के हैं। डियर स्टूडेंट, आपको क्लास लेना है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का। 2 व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, इन 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड, और उस पर लिख देंगे कि मुझे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ऑनलाइन क्लास लेनी है। अब आता है स्टडी मटेरियल। आप जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी आपको पता चला है, आप देख रहे हैं,
आप परीक्षा रिफ्रेशर का कोई भी स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, इन्हीं 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये हमें लिख कर भेज देंगे। इसके बाद आपको परीक्षा रिफ्रेशर का कोचिंग का QR कोड जाएगा बैंक का, उस पर आप अपनी फीस को डिपॉजिट करेंगे और फिर जो आपके स्टडी मटेरियल है और रजिस्टर पार्सल के द्वारा आपके बताए गए पोस्टल एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट। कैसा आप लोग को वीडियो लगा? अगला वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर मिलेगा, इंतज़ार करें। आप लोग को नए वीडियो के साथ फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।